जो हमारे आपस की दूरियां होती जा रही हैं, इंसानी रिश्तों का खात्मा हो रहा है, मजहब बीच में आ रहा है, ये हमारे लिए हजारों साल के हिंदुस्तान के लिए बहुत ही अफसोसनाक है। अल्लाह करे ये जो बुराइयां हमारे मुल्क में आ रही हैं, मेरे मुल्क के लोगों की सोच में आ रही हैं, ज़हनियत बदल रही है, ये अल्लाह करे कि दूर हो जाए और हिंदुस्तान बिल्कुल वही हिंदुस्तान हमारे सामने हो जो हमारे ख्वाबों का रहा, हमारे बुजुर्गों का रहा, हमारे ख्यालों का रहा, हमारी सोच का रहा, हमारी मोहब्बतों का। जो आज साहिब मसनद हैं, कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। उन्होंने 30-35 साल पुरानी जो उनकी शायरी थी कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा ही है, वो कैसे अचानक एक पूरे मूवमेंट का नारा कैसे बन गया? तो किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, तो इसमें मुसलमानों से कोई मतलब नहीं है। मुसलमानों को तो हिंदुस्तान है और था और रहेगा, वो अलग बात है। राहत इंसानियत की बात करते थे और जितने भी शेर उन्होंने कहे, जो एक कड़वापन होता, देखिए अगर शायरी में अगर कड़वाहट न हो तब फिर ये चाहिए कि आदमी मीठी चाय बाजार में बेचे, शायरी न करे। शायरी नीम का पत्ता चबाने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए एक दिया बनाने। मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना, अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़े है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है। जी हाँ, मैं राहत इंदौरी साहब का जिक्र कर रही हूँ। उनकी मौत के बाद एक तरह से पूरे देश को झकझोर दिया। उनकी मौत की खबर लेकर उनकी मौत की खबर आई, उनको कोरोना वायरस का शिकार वो हो गए थे और कुछ ही दिनों के भीतर उनकी हालत गिरती गई और उनको फिर दिल का दौरा आया। 2 दौरे एक साथ, 2 अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट हुआ, उनको दिल के दौरे आए, हार्ट अटैक हुआ और उनकी मौत हो गई। एक तरह से लगा एक पल में एक बहुत बटे हुए समाज और एक बहुत बटी हुई राजनीति ने एक तरह से एक कर दिया और तमाम लोग, हज़ारों लाखों की तादाद में लोग राहत इंदौरी को उनके शेरों के लिए और उनकी पोइट्री के लिए और जिस तरह से उन्होंने एक शायर के तौर पर सत्ता को चैलेंज किया और हमेशा जो भारत है उसको किस तरह से एक इंक्लूसिव भारत, एक सबका भारत जो एक क्लेम हमेशा करते रहे, वो बार बार उसको याद किया गया। और ख़ासकर इस बात को ज़रूर याद किया गया कि कैसे एक शायर पूरे एक मूवमेंट का, एक पूरे आंदोलन का, CAA NRC आंदोलन की एक ज़बान बन गए। अलग अलग पोस्टर्स पे देखा कि वापस वो शेर जो उन्होंने 30-35 साल पहले लिखे थे उनको वापस क्लेम किया गया। और शायद यही एक शायर की असली पहचान होती है कि वो अपने दौर का आईना तो होता है, लेकिन बार बार नए आंदोलनों को या नई जो समस्याएं हैं या नए जो संघर्ष हैं उनको वो आवाज़ देता है। और इसी के लिए हमेशा राहत इंदौरी जाने जाएंगे कि एक शायर ने, जिसके पास कोई स्टेट पावर नहीं थी, जिसके पास कोई सत्ता की ताकत नहीं थी, उसके बावजूद भी वो कभी दरबारी शायर नहीं बने, बल्कि उन्होंने सत्ता को चुनौती दी अपने उस पोजीशन से जो एक नागरिक की स्थिति होती है, एक शायर की स्थिति होती है। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये दोनों शेर तो उनके बहुत मशहूर हैं, खासकर ये बाद वाला शेर कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है। लेकिन मुझे जो खासकर पसंद है उनका शेर वो ये है, इसी गज़ल का शेर है, जो आज साहबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहबे मसनद हैं वो कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़े है। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि जो लोग आज सत्ता में हैं
वो कल नहीं होंगे। यहाँ जो है वो किसी का भी कोई ज़ाती मकान, कोई मकान मालिक नहीं है, सब किराएदार हैं। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में तानाशाही नहीं चलेगी, क्योंकि आज जो पार्टी सत्ता में है वो कल बाहर भी हो सकती है। जो आज व्यक्ति सत्ता की ऊंची कुर्सी पर बैठा हुआ है वो कल उससे उतर सकता है। यानी जनता जो चाहे वो कर सकती है। जितना अटूट विश्वास उनका भारत की जो लोकतांत्रिक रिवायत है उसमें और वोटर की जो ताकत है, यानी एक शायर का जो गुरूर है, जो उसका गुमान है, वो एक वोटर की ताकत भी उसमें साफ तौर पर नज़र आती है, यहाँ पर दिखती है कि कैसे बड़े बड़े जो नेता हैं या बड़े बड़े जो तानाशाह हैं उनसे भी उसकी ताकत कम नहीं होती। और शायद इसीलिए अपने समाज की आवाज़ बनता है ये शायर। लेकिन जब इस बात की खबर आ रही थी उनकी मौत की, तभी एक और दर्दनाक घटना भी सामने आ रही थी, बल्कि हिंसक घटना सामने आ रही थी। बेंगलोर का मैं जिक्र कर रही हूँ। बेंगलोर में वहाँ एक पोस्ट सोशल मीडिया पे वायरल हुआ जिसमें जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब, उनके बारे में एक बहुत ही अभद्र, बहुत ही घटिया टिप्पणी एक व्यक्ति ने की, जो कि वहाँ कांग्रेस पार्टी के नेता का के रिश्तेदार भी बताया जाता है। उस व्यक्ति को, उनका नाम है आर अखंड श्रीनिवास मूर्ति, और उनके परिवार का सदस्य बताया जाता है नवीन, जिसको कि उस पोस्ट अब डिलीट कर दी गई है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी पूरे शहर में आगजनी की गई, पुलिस स्टेशन को जला दिया गया, और जो श्रीनिवास मूर्ति हैं उनके घर और उनकी गाड़ियों को भी जलाया गया। ये अपने आप में बेहद दुखदायी बात है कि एक तरफ सांप्रदायिकता का जो जहर है वो भारत में फैल रहा है, ध्रुवीकरण हो रहा है सांप्रदायों और मज़हब के आधार पर, दूसरी तरफ ये धार्मिक कट्टरपंथ नज़र आ रहा है। ये कौन से मुस्लिम कट्टरपंथी हैं जो पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पर ये हिंसा कर रहे हैं? भारत देश में यहाँ कानून है, यहाँ कानून के हिसाब से कानून के राज भारत में है, एक लोकतांत्रिक देश है। अगर किसी बात से समस्या है, जैसे मैंने कहा कि ज़रूर जो सेंटिमेंट्स हैं लोगों के, जो धार्मिक भावनाएं हैं वो ज़ख्मी हुई होंगी, वो प्रभावित हुई होंगी, और आपके लिए सीधे तौर पर पुलिस स्टेशन चाहिए, रिपोर्ट दर्ज कराइए, जो भी आप कर सकते हैं ज़रूर करिए, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को जिन्होंने ये पोस्ट लिखी है, आप उन्हें विजयी बना रहे हैं, उन्हीं को जिता रहे हैं, क्योंकि ये पोस्ट जो शायद 2, 4, 6, 10, 20 या 50 लोगों ने पढ़ी होगी, अब इस पूरी घटनाक्रम के बाद आप ये सोचिए कि कितनी बड़ी तादाद में लोगों ने पढ़ा होगा, कैसे जंगल में आग की तरह ये फैल गया। तो कम्युनलिज्म का जवाब, सांप्रदायिकता का जवाब, धार्मिक कट्टरपंथ और जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है उससे नहीं दिया जा सकता। मैं ये सोच रही थी कि जो राहत इंदौरी हैं, जिन्होंने कम्युनलिज्म पर बहुत खुलकर बात की, और वो इस वक्त होते तो कितना उन्हें तकलीफ़ हुई होती, और वो क्या कुछ उन्होंने कहा होता कि 3 लोग, मैं आपको बता रही हूँ, बेंगलोर में मारे गए हैं, 110 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। राहत इंदौरी जो ये कहते रहे कि कैसे चुनाव में किस तरह से अलग अलग मुद्दों का इस्तेमाल हो सकता है, इस मुद्दे को भी हो सकता है चुनाव में भुनाने की कोशिश की जाए। राहत इंदौरी ने भी कहा था, सरहदों पर तनाव है क्या, ज़रा पता तो करो चुनाव है क्या। दूसरा उनका शेर, न हिंदू कहीं के हैं न मुसलमान कहीं के, दोनों यहीं रहेंगे दोनों यहीं के हैं। न हिंदू कहीं के हैं न मुसलमान कहीं के हैं, दोनों यहीं रहेंगे दोनों यहीं के हैं। मैं सोच रही हूँ कि शायद ये शेर उनका इस पूरे घटनाक्रम में सही बैठता है। मेरे साथ बेहद ख़ास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, जो कि राहत इंदौरी साहब के बहुत करीबी दोस्त भी रहे और उन्हीं के पीढ़ी के शायर बताए जाते हैं, मुनव्वर राना साहब, जो कि फिर एक और ऐसे शायर हैं जिन्हें एक शायरी का पिलर कहा जाता है हिंदुस्तान में, और पिछले कई दशकों में लगातार उनकी शायरी ने हमारे जीवन पर छाप छोड़ी है। मुनव्वर राना साहब सीधे हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही होगा कि उम्मीद ये करती हूँ कि आपकी तबीयत ठीक है, और दूसरे मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि जब आपने ये दुखद खबर सुनी, ये तकलीफ़देह खबर सुनी, आपके मन में क्या ख्याल आया, किस तरह से आप राहत इंदौरी साहब को याद करना चाहेंगे? असल में एक तो जैसे बयान देना होता है टेलीविजन पर, रेडियो पर, अखबारों पर, वो अलग बात है, लेकिन राहत से हमारा जो जुड़ाव था, राहत से जो हमारे ताल्लुकात थे, वो पिछले दिनों यूं समझ लें आपके रेख्ता.com में एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें खासतौर से एक प्रोग्राम रखा गया था शायरी के 50 साल मुनव्वर और राना के, यानी हमारे और मुनव्वर राहत के 50 साल शायरी में कैसे गुजरे। तो वो बहुत दिलचस्प प्रोग्राम था, वो गुफ्तगू थी, एक दूसरे की यादों को रिकॉल करना था। तो बहुत मजेदार वो प्रोग्राम था। तो 1.5 घंटे का प्रोग्राम था, लेकिन वो सब लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया कि साहब ये प्रोग्राम कम से कम 1.5 घंटे और चलाइए। तो उसमें हमारी और राहत की गुफ्तगू बहुत मजेदार, क्योंकि
दोस्ती भी ऐसी थी। तो अब मैं जैसे बहुत दिलचस्प आपको ये बताऊं कि राहत को मैं पहले राहत कुरैशी के नाम से जानता था, फिर राहत कैसरी के नाम से। कैसर इंदौरी एक शायर थे, राहत उनके शागिर्द थे। राहत की पहली किताब जब आई थी धूप धूप, तो वो राहत कैसरी के नाम से थी, बाद में राहत इंदौरी हो गए। राहत से हमारे ताल्लुकात का ये आलम था या ये रहा कि अगर हमारा कोई जाती मसला होता था तो उसको राहत देखते थे, राहत कभी कोई घरेलू या जाती मसला होता था तो वो हम देखते थे। मसलन एक दिलचस्प ये है कि राहत के बेटा जो सतलज है, उसकी नौकरी का कहीं पत्रकारिता का राज एक्सप्रेस में कुछ जरूरत थी, तो मुझसे भाभी ने कहा कि भाई ये तो कुछ करेंगे नहीं, ये कहते हैं मुनव्वर को बोलो तो आप इसको सतलज को ले जाके रखवाइए। तो मैं सतलज को अवधेश बजाज के पास ले गया जो संपादक। मैंने उनसे कहा कि अवधेश, इस बच्चे को तुम अपनी सरदस्ती में लेकर इसे अपना जैसा संपादक बना दो। तो मैंने कहा इसे अपना जैसा संपादक बना दो। तो अवधेश ने सतलज से पूछा कि क्या तुम राहत इंदौरी के लड़के हो? मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है, ये बेसिकली लड़का मेरा है, लेकिन चूंकि इंदौर में रहता है इसलिए ये कहता है कि मैं राहत इंदौरी का लड़का हूँ। तो आप समझ लीजिए ये कुर्बतें हमारी थी। मेरे वालिद राहत को अपना बड़ा बेटा कहते थे, तो जब राहत से मेरी कभी किसी सिलसिले में बहस होने लगती थी तो कहता था बच के रहो, जिस दिन केस कर देंगे आधी जायदाद तुम्हारी प्रॉपर्टी से ले लेंगे, क्योंकि अनवर जजा ने हमको अपना बड़ा बेटा बना रखा है। मुनव्वर अहमद साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हिंदुस्तान में बहुत सारे शायर हैं, दुनिया में बहुत सारे शायर हैं, या हम कहें कि हमारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उर्दू शायरों की उसमें कमी नहीं है, लेकिन ऐसी क्या बात आपने देखी राहत इंदौरी साहब में? खासकर उन्होंने खूबसूरती पे भी गजलें कही, उन्होंने फूलों की बातें भी कही, उन्होंने रंगों की बातें कही, उन्होंने महबूब की जुल्फों की बातें भी कही, लेकिन ऐसी क्या बात है जो उनकी हिंदी में कहें तो राष्ट्रवादी या फिर अंग्रेजी में कहें तो एक नेशनलिस्ट जो पोएट्री थी, और खासकर बाद के दिनों में उन्होंने 30-35 साल पुरानी जो उनकी शायरी थी कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा ही है, वो कैसे अचानक एक पूरे मूवमेंट का नारा कैसे बन गया? नहीं देखिए, राहत के अंदर हमेशा एक इनकलाब जो है वो उमड़ता रहता था, और राहत ने हर जमाने में जब भी शेर कहे उन्होंने, रूमानी शेर भी कहे, लेकिन इनकलाबी शेर भी हर जमाने में राहत साहब ने कहे। और खास तौर से जो हिंदुस्तान के मौजूदा जो हालात होते थे, यानी हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में कहीं भी अगर कोई सियासी कोई ऐसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होती थी तो राहत साहब उसको गजल बनाते थे, ये उनकी खूबी थी। और इसीलिए एक जमाने तक हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा हल्का राहत साहब को पसंद नहीं करता था, राहत साहब को कम्युनल पोएट मानता था। मसलन जैसे उनका एक बहुत मशहूर शेर है तारीखी कि हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, हमारे ताज अजायब घरों में रखते हैं। तो ये बहुत मशहूर शेर है राहत साहब का, हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, हमारे ताज अजायब घरों में रखते हैं। तो इसको जो ये जो आईटी सेल टाइप का जो एक हल्का है वो पसंद नहीं करता था। लेकिन ये है कि राहत साहब ने किसी, देखिए शायरी का कमाल यही है कि आप किसी मौजू को, किसी टॉपिक को माफ न करें। अगर आपने माफ किया तो फिर आप कलम से नारा डाला करें, शायरी न किया करें। शायरी करने का मतलब यही है कि जो आपके दिल में है, जो आप देख रहे हैं, शायरी तो वो तारीख लिखना है कि जिसमें सब आपको सच लिखना है। यानी तारीख में आपको झूठ मिल जाएगा, लेकिन अगर गालिब को, मीर को, शेक्सपियर को, शैले को, वर्ड्सवर्थ को, किसी को भी आप पढ़ेंगी तो उस जमाने के हालात आपको हूबहू वैसे ही मालूम हो जाएंगे। आप अगर बहादुर शाह जफर को पढ़ लेंगी तो आपको अंदाजा होगा कि उस जमाने में किस किस तरह के मजालिम हुए थे। आप गालिब को पढ़ लेंगी तो अंग्रेजों ने कैसे कैसे जुल्म किए थे, कैसे खुशामदें करवाई थी, वगैरह वगैरह। तो राहत साहब ने भी किसी मौजू को छोड़ा नहीं। अच्छा, वजह उसकी ये थी कि राहत साहब जमीनी आदमी थे और जमीन पर रहना भी चाहते थे। उनका एक शेर भी है कि एक हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती है, एक कलंदर है जो इनकार भी कर सकता है। वाह वाह। तो
हाँ, एक हुकूमत है जो इनकार भी, इनाम भी दे सकती है, या कलंदर है जो इनकार भी कर सकता है। तो ये राहत साहब के मिजाज में था। राहत साहब की शख्सियत जो, मतलब सच बोलने का जो शौक है, अगर ना है, नहीं है, तो वे आपको शायरी नहीं करना चाहिए। राहत साहब अपनी एक बात और मुझे बताइए, आपकी एक शायर का किरदार अगर देखें पूरे समाज में, राजनीति में, और आपने कहा कि उस दौर का आईना बन जाता है शायर, कि उस दौर में जो राजनीतिक सामाजिक घटनाएं हो रही थी, शायर का ये फर्ज है कि उन चीजों को सामने लेकर आए। ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज के दौर की जो शायरी है, क्या उसमें एक तरह की कायरता, एक तरह का डरपोक रवैया आपको नजर आता है? जिस तरह से हम राहत इंदौरी को याद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने, वो शायर थे, उनके पास कोई स्टेट पावर नहीं थी, उसके बावजूद भी ये माना जाता है कि 2002 के दंगों के बाद जब बड़े बड़े शायरों के मुंह सिल गए थे, खासकर गुजरात में रहने वाले, और उसके बाहर भी राहत इंदौरी, जो कि मध्य प्रदेश में आरएसएस के गढ़ जिसे कहा जाता है, और खासकर इंदौर में वो रहते थे, उसके बावजूद भी उन्होंने सत्ता को चुनौती देती हुई बातें, शायरी कही। इसके अलावा उन्होंने फिरका परस्ती यानी कम्युनलिज्म को चुनौती देती हुई शायरी कही। आज के दौर में वैसे शायर कहाँ गए? देखिए, ऐसा है कि जो हमारे नए जमाने में, ये कहा जाता था, अनवर जलालपुरी हमारे एक दोस्त थे, आप जानती होंगी, अनाउंसर, फिर वो कहते थे कि ये अपने मुंह अपनी बात हो जाती है कि वसीम, राहत और मुनव्वर के बाद उर्दू शायरी खत्म हो जाएगी, फिर स्टेज पर कुछ रह नहीं जाता है। तो शायद लोग आए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन चूंकि राहत साहब हमेशा से सच बोलने के आदी थे, और अपनी बात, अपना दुख, अपना गम, अपनी परेशानी, अपनी गरीबी, तमाम चीजों को बहुत आसानी से वो बयान करते थे। आपको शायद ये कुछ बातें आपको अनछुए पहलू में आपको बता रहा हूँ कि राहत साहब पहले इब्तिदाई दिनों में तालीम बहुत कम हासिल की थी। वो ट्रक के फ्रंट साइड पर तस्वीरें बनाते थे, या अल्लाह, या वारिस, या जय जय महादेव, जय गुरु, ये लिखते थे, ट्रक के नंबर लिखते थे। तो वो बहुत मजे में कहते थे कि ये जब हम 10 साढ़े 10 साल के थे यार, तो वो जो साइकिल किराए में मिलती थी, तो उसकी दुकानदार जो है वो हमसे अंदर में उसको लिखवाता था, डिजाइन करवाता था कि अगर साइकिल चोरी हो जाए तो पकड़ लेने में आसानी हो। तो रात कहते थे उससे हम पैसे नहीं लेते थे, बस ये है कि हमारे पास पैसे तो होते नहीं थे, तो साइकिल का किराया हमसे नहीं लेता था, तो हम दिन लेकर इंदौर इधर उधर। आप सोचिए, ट्रक के बोर्ड पर राम राम, जय सिया राम, या वारिस, या अल्लाह लिखता रहा हो। आप सोचिए कि वो अपनी पेंटिंग के जरिए उस मकाम पर आ गया कि वो मकबूल फिदा हुसैन के साथ बैठकर उनका हम प्याला हमने वाला हो गया, उनके साथ बैठकर दारू पीता था। मकबूल फिदा हुसैन ने उसके बनाए हुए बहुत से पोर्ट्रेट पर अपनी पसंदीदगी के जुमले लिखे और साइन किए। राहत की बहुत सी किताबों के टाइटल मकबूल फिदा हुसैन ने बनाए। मेरी एक किताब है जिसका साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था, उसका टाइटल राहत ही ने बनाया था। तो आप ये सोचें कि एक शख्स जो साइकिल पर नंबर लिखता रहा हो, वो इस मकाम तक पहुंच जाए। फिर जब उस शख्स ने इसी गुर्बत और परेशानी के जमाने में और शायरी के जमाने में जब मुशायरे में 300 और 400 रुपए मिलते थे, उस शख्स ने इंटर किया, बीए किया, एमए किया, अवध यूनिवर्सिटी से उर्दू गजल में इमेजरीज के सब्जेक्ट पर पीएचडी की, फिर इंदौर कॉलेज में प्रोफेसर बना। तो ये किसी एक आम आदमी का काम तो हो ही नहीं सकता। ये इंदौर हो या हिंदुस्तान का कोई शहर हो, ऐसे लोग बार बार पैदा हो ही नहीं सकते। फिर राहत के एक दोस्त हुआ करते थे, एन गौरी, बहुत मालदार आदमी थे, उनको फिल्म बनाने का शौक हुआ, तो मुंबई में वो रहने लगे। उन्होंने कोई फिल्म एक अनाउंस की, उसमें राहत साहब जो थे वो कैदी का रोल भी उन्होंने किया था, फिल्म में काम किया था, कैदी बने थे, तो जेल में बंद थे, वहां शेर पड़ रहे थे। तो उन्होंने हमको पोस्टर दिखाया राहत ने। मैंने कहा भाई तुमको पूरी जिंदगी ऐसे ही बंद रहना चाहिए जेल में, निकलने नहीं देना चाहिए। तो हम जब मुंबई जाते तो वही मिल्लत नगर में जो नूर मोहम्मद गौरी का फ्लैट था, जिसमें रह के वो फिल्म बनाने में लगे रहते थे, राहत भी में ही रहते थे। अन्नू मलिक ने राहत
ये गजल आज हमने दिल का हर किस्सा मुकम्मल कर दिया, खुद भी पागल हो गए, उसको भी पागल कर दिया। ये गजल, हाँ, ये गजल अन्नू मलिक ने उन्होंने अन्नू मलिक को जो सुनाई, तो अन्नू मलिक ने उस किसी फिल्म में उस गजल को डाला। उसके बाद से राहत को बम्बई में बहुत काम मिलने लगा। लेकिन राहत हमसे कहते थे यार मजा नहीं आता है मेरी जान मनोवर, वहां मुखड़े का दुखड़ा है, बस एक मुखड़ा अच्छा था। अच्छा हम तो कहते अच्छा एक यार ये फिल्म है, इसका तो मुखड़ा बता कोई बहुत बढ़िया था, बाकी वहां जो भर दे। तो फिर कहते थे कि ये जी नहीं लगता, इसलिए कि बहुत जाहिलों के लिए गाना लिखना होता है। अब वो कह लेंगे, वो अन्नू मलिक मुझसे कहने लगा ये आज हमने दिल का किस्सा मुकम्मल कर दिया, कहते मुकम्मल हटा दो, ये कंबल मालूम होता है, यह रख लो पूरा कर दिया। कहेंगे यार वो शेर ना मौजूद हो जाता, मैं दलील हो जाऊंगा। तो गरज की वो राहत के अंदर जो एक मुनव्वर आंसर, वक्त थोड़ा कम है और मेरे पास सवाल ज्यादा है आपके लिए। मैं ये भी आपसे जानना चाह रही थी कि एक बार एक इंटरव्यू में राहत इंदौरी से पूछा गया कि जब उन्होंने ये हिंदुस्तान वाला शेर कहा कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है, तो उन्होंने कहा कि मैंने ये किसी एक मुसलमान की हैसियत से या मुसलमानों के लिए मैंने ये शेर नहीं लिखा था, मैंने हिंदुस्तानियों के लिए शेर लिखा था। और ये 2019 का नहीं बल्कि 35 साल पहले लिखा हुआ शेर है, जिसको एक नई जिंदगी, नई रूह एक तरह से मिल गई 2019 में। तो एक तरफ ऐसे लोग हैं जो शायद का मजहब ढूंढते हैं, दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं, हम देख रहे हैं बेंगलोर में फिलहाल पूरा शहर जल रहा है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब, उनके ऊपर किसी ने एक पोस्ट लिखी और उसमें जो वो लोग जो कह रहे हैं कि उनके फॉलोवर्स हैं वो पूरा शहर जला रहे हैं, 3 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। तो एक तरफ कम्युनलिज्म है, दूसरी तरफ फंडामेंटलिज्म भी है, एक तरह का कट्टरपंथ जो मुस्लिम समुदाय में दिख रहा है। अगर राहत इंदौरी, जिन्होंने ये कहा कि हमारी टोपियां अजायब घरों में रखी हैं, अगर वो आज होते तो ये बैंगलोर की जो घटना है उसको वो किस तरह से देखते, क्या कहते इस पर? देखिए, अव्वल तो जो लोग भी ये कहते हैं कि राहत इंदौरी ने ये शेर किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना है, क्योंकि शायरी में कभी कभी जो शब्दावली का इस्तेमाल होता है उसको आम लोगों के समझने के लिए नहीं होता है। बाप से मुराद यहाँ बाप नहीं होता है। यहाँ अगर लफ्ज बाप है तो उसको लोग, आम आदमी समझता है फादर, यहाँ फादर का मतलब नहीं होता है। यहाँ बाप का मतलब ये होता है कि इसका हिस्सेदार अकेला एक शख्स नहीं है, हर शख्स है। लेकिन शायरी समझने के लिए कुछ खास, वो एक जो शेर है शेरी वबाली का, कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। तो हर बेवकूफ आदमी के समझने के लिए शायरी नहीं होती है। तो किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, तो इसमें मुसलमानों से कोई मतलब नहीं है। मुसलमानों को तो हिंदुस्तान है और था और रहेगा, वो अलग बात है। क्योंकि हम यहाँ आज से नहीं, हम हजारों साल से आबाद हैं और हम यहाँ आबाद रहेंगे। हम अगर हमें यहाँ से ये कहा जाता है कि साहब पाकिस्तान चले जाएं, पाकिस्तान क्यों चले जाएं? पाकिस्तान से तो हम इसलिए मोहब्बत कर देंगे, पाकिस्तान तो हिंदुस्तान का हिस्सा था, हिंदुस्तान की सियासत की बेवकूफी ने उसको पाकिस्तान बना दिया। हमें भगाना है, हमें निकालना है, हमें सिटीजनशिप दिलवानी है, तो अरब की दिलवाओ जहां से हम लौट कर आए हैं। तुम ये क्यों नहीं कहते हो कि जाओ मक्के चले जाओ, मदीने चले जाओ, हमें मक्के मदीने भेज दो। तो मेरा कहने का मतलब ये कि राहत कम्युनल शायर बिल्कुल नहीं थे। राहत इंसानियत की बात करते थे और जितने भी शेर उन्होंने कहे, जो एक कड़वापन होता है। देखिए, अगर शायरी में अगर कड़वाहट न हो तब फिर ये चाहिए कि आदमी मीठी चाय बाजार में बेचे, शायरी न करे। शायरी नीम का पत्ता चबाने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अब जैसे बंगलौर का वाकया आप पूछ रही हैं, तो बंगलौर के वाकया इतना दिल दुखा देने वाला है कि राहत साहब जब शेर कहते तो वो उनका लहजा बिल्कुल अलग थलग होता, और राहत साहब अलग थलग लहजे के शायर थे, इसीलिए इतने मकबूल भी थे। सिर्फ यही नहीं कि हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में भी राहत साहब का यही रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है। चांद पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है, उसकी याद आई है, सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। लोग पीपल के दरख्तों को खुदा कहने लगे, मैं जरा धूप से बचने को इधर आया था। खून आंखों से छलक उठेगा छत पड़ने तक, अभी बुनियाद है, बुनियाद से क्या होता है।
अब इस शेर को अगर ये जोड़ लेंगे साहब ये राम मंदिर के लिए कहा गया है, नहीं, ये किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी घर, किसी भी खानदान के बंटवारे की कैफियत ये शेर बयान करता है कि खून आंखों से छलक उठेगा छत पड़ने तक, अभी बुनियाद है, बुनियाद से क्या होता है। तो राहत साहब की खूबी ये थी कि राहत साहब ने जो भी शेर कहा वो इतनी उसमें मानवीयत थी, इतनी चमक थी, उनका शेर उस हीरे की तरह था जिससे इतनी शुआएं निकलती थी जिसका कोई नाम नहीं दिया जा सकता था। अब अगर उस जमाने में आज से 25 साल 50 साल पहले लोग शेर में ऐब निकालते थे, अब शायर में ऐब निकालते हैं। अब ये जो एक IT सेल पैदा कर दिया है हमारी सरकारों ने, ये फौरन रिश्ता वो मेरी माँ से जोड़ लेते हैं। उन्हें ये शर्म नहीं आती कि मेरी माँ 70 साल की है, 75 साल की थी, मर गई, उनसे रिश्ता जोड़ के क्या बात है। इन्हें तो गालियां तक बकना नहीं आता है। तो राहत साहब तो अगर गाली भी बकते थे तो वो इस तरह से बकते थे कि उसमें शायरी मालूम होती। बिल्कुल। अब थोड़ी सी बात रूमानी भी हो जाए। आपने कहा कि वो गाली भी शायरी जैसे अंदाज में बोलते थे। कुछ लोगों ने कहा कि इस शेर में जो किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी, उसमें कहीं ना कहीं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही एक शायरी के अंदाज में कह लिया गया कि हर हिंदुस्तानी का हक है हिंदुस्तान पर, उसके रिसोर्सेज पर। लेकिन थोड़ी सी रूमानियत की भी बातें कर ली जाए। मुझे आप कुछ ऐसे शेर बताइए जो आपके जहन में आ रहे हो उस वक्त, जो उनके रूमानी, जो उनकी साइड थी, जो उनका पहलू था, वो उभरता हो उसमें। अब आप हमारी छोटी बहनें बिटिया जैसी हैं, रूमानी क्या, वो तो आप सबसे बड़े आवारा शायर थे अपने यहाँ के। रूमानी उनके यहाँ तो और कुछ था ही नहीं। तो वो बहरहाल, लेकिन ये शेर बहुत मजे में हो। एक राहत का शेर है जो शुरू से उनके मशहूर, जिस शेर से राहत हुए थे कि झील अच्छा है, कमल अच्छा है, जाम अच्छा है, तेरी आंखों के लिए कौन सा नाम अच्छा है। झील अच्छा है, कमल अच्छा है, जाम अच्छा है, तेरी आंखों के लिए कौन सा नाम अच्छा है। तो रूमानी राहत के यहाँ रोमांस तो भरे ही हुआ था। तो इश्क के मामले में तो बहुत माहिर थे वो। और कोई ऐसा मौजूद नहीं है जिस पर राहत ने शायरी न की, चाहे रोमांटिक हो चाहे जैसी भी हो। लेकिन राहत के यहाँ एक इनकलाब ऐसा था, जो इनकलाब उसे आप नहीं कह सकती हैं, उसे आप एहतजाज कह सकती हैं। और अगर एहतजाज अगर शायर की जिंदगी में नहीं है तब तो वो बगैर नाखून का जानवर हो गया। एहतजाज अगर हम नहीं कर सकते हैं तो जुल्म के खिलाफ, परेशानी के खिलाफ, मुसीबत के खिलाफ, तो कैसे हो सकता है। तो राहत साहब ने तो हमने हमेशा रोमानी शायरी बहुत की, उन्होंने इनकलाबी शायरी, उन्होंने कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं। मुनव्वर अहमद साहब, एक दौर ऐसा भी गुजरा जिसमें हमारी आजादी के दौर में भी जाहिर शायरों का एक बहुत बड़ा रोल रहा, और हर इनकलाब में हर दौर का शायर अपने दौर की बात कहता है। एक तरफ जो है प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट्स भी थे, अब राहत साहब का एक बहुत मजे का शेर, माफ कीजिएगा, एक बहुत मजे का शेर और मुझे याद आ गया। राहत साहब का एक शेर है कि वैसे इस खत में कोई बात नहीं है, लेकिन वैसे इस खत में कोई बात नहीं है, लेकिन एहतियातन इसे पढ़ लो तो जला भी देना। फिर से बोलिए इसको। वैसे इस खत में कोई बात नहीं है, लेकिन एहतियातन इसे पढ़ लो तो जला भी देना। तो ये कि राहत साहब बहुत मजे में, पता नहीं आपकी मुलाकात है कि नहीं राहत साहब से, लेकिन राहत साहब अक्सर ये, हाँ, तो अक्सर वो कहते थे कि मैं देखने की चीज नहीं हूँ, मैं मिलने की चीज और सुनने की चीज हूँ। एक बार बहुत छोटी सी मेरी मुलाकात, और ये अफसोस रहेगा कि उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। और शायद आपको ये जान के थोड़ा हैरानी हो कि मेरी ही एक और कलीग है, वायर में ही काम करती है, दामिनी, उनको एक इंटरव्यू दिया अभी सिर्फ 10 दिन पहले या 2 हफ्ते पहले की बात है, और उनका आखिरी इंटरव्यू बन गया वो। तो वो इंटरव्यू हमारे पास तरह से एक अमानत की तरह, एक ट्रेजर की तरह रखा हुआ है। बिल्कुल आखिरी बात कि आज के हिंदुस्तान को 2020 को किस तरह की शायरी की जरूरत है। जैसे मैंने कहा कि आजादी के दौर से लेकर फिर प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट, फिर उसके अलावा अलग अलग दौर से गुजरा हिंदुस्तान, और उसी तरह से शायरी भी गुजरी। आज के दौर में हमें कैसी शायरी चाहिए? राहत साहब की मौत ये कहना कि एक नुकसान हो गया,
तो या ये कहना कि ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं, ऐसे लोग फिर नहीं पैदा होते हैं। ऐसे लोग अपने साथ अपनी पूरी कहानी और अपना पूरा सामान उठा ले जाते हैं, निशानी के तौर पर कागज पर कुछ हिस्से छोड़ जाते हैं जो उनकी जायदाद होती है। और उन्हें हम तो ये चाहते हैं, हमारा ये कहना है, द वायर की मार्फत में ये कहना चाहता हूँ कि हुकूमत हिंदुस्तान को बाद आज मर्ग उन्हें पद्मश्री का खिताब देना चाहिए। अगर ये नहीं मिलता है तो नाइंसाफ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, आपने वक्त निकाला। मुनव्वर आनस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।